हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिथिला विद्यापीठ ऑफिशियल चैनल पर। और आज जो है लेक्चर नंबर 3 प्रकाश के परावर्तन का जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो भी अगर बैक सेशन का अगर लेक्चर नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले उस लेक्चर को देखिए, इसके बाद इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट से चालू कीजिए, इसके बाद 3 पर आइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्या हुआ एक दूसरा के साथ पार्टिकुलर चीज़ में जुड़ा हुआ, ठीक है। इसलिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर को देखना है, इसके बाद 3 वाला लेक्चर को देखना है, सेकंड को, इसके बाद 3 को। ये चीज होता है इसमें। बैक सेशन में सभी चीज, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, अंतर तक सब चीज इसमें बता दिए। आज जो हम दर्पण के बारे में बात करने वाले हैं, दर्पण जो है पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है। आज उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये भी बताए थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में बात की, ठीक। आज समतल दर्पण से यहाँ चालू करते हैं। फिलहाल आप लोग को बता दें, अगर कहीं भी आप लोग को डाउट लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है, यहाँ तक कि मैं अपना पर्सनल फोन नंबर भी आपको इनबिल्ड करके दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप हमसे कॉल करके क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। चलिए, फिलहाल अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्त सबको भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज़ जो है पता चल सके, ठीक है। तो चलिए फटाक से आप लोग अपना अपने स्टेटस में जरूर लगा लीजिएगा, ताकि उसको भी ये चीज़ पता सके। चलिए अब आप चालू करते हैं समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में क्या चीज़ होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। मतलब एकदम फ्लैट वाले जो दर्पण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। ये जो आप फोटो में आप देखते होंगे, देखिए 1 मिनट, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो बीच वाला जो दर्पण है, ठीक है, एकदम पूरा प्लेन मिरर है, जिसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। यही चीज क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है, ठीक। इसमें किस टाइप का जो है इमेज बनेगा, ये भी जो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक, अगली स्लाइड में। चलिए अब अगला स्लाइड पे चलते हैं। समतल दर्पण की विशेषता आखिर क्या चीज होते हैं, ठीक है, किस टाइप में इसका इमेज बनता है और कैसा जो है इसका इमेज बनता है और किस प्रकार से इसका आकृति का और इसका प्रतिबिंब का निर्माण होते हैं। चलिए इसमें वीडियो को पॉज करके इसको देखते हुए चलिएगा, ठीक है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, समतल दर्पण की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पर समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। समतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब ही बनते हैं, ठीक है। वहीं अगर सेकंड नंबर का बात किया जाए तो दर्पण के पीछे बनते हैं। समतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा किसके पीछे बनेगा, दर्पण के हमेशा पीछे बनते हैं, ठीक है। दर्पण के पीछे बने, दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर उसका अगर टू द पॉइंट देखा जाए तो जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट देंगे उसी तरह का, अगर सामने में देता है तो इसका प्रतिबिंब सामने होता है, पीछे देंगे तो इसका प्रतिबिंब पीछे होता है, ठीक है। उसी के अनुसार उसका जो है दूरी को पता लगाया जा सकता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्रक्षेपित का मतलब उसको नहीं उतारा जा सकता है, और क्योंकि इसमें अलग अलग वेरिएशन होता है, ठीक है, इसको आगे बताते हैं। वहीं अगर देखा जाए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में बायां हाथ दाएं हाथ और दायां हाथ बाएं हाथ दिखते हैं। समतल जो फ्लैट होते हैं, ठीक है, इस प्रतिबिंब जैसे कि हम फोन का जो लेंस बना होता है, ठीक है, अभी हम सामने में जो मेरा जो है डिस्प्ले है वो चीज़ हम लोग के सामने में, लेकिन हम उसका अंतर जो है उसमें अलग हो जाते हैं वहाँ पर देखने के बाद। ये चीज़ होते हैं समतल दर्पण में। जैसे कि आप जो मिरर देखते हैं, ठीक है, जिसके पीछे में क्या होता है, रसदीत होता है, वो भी क्या होता है, एक समतल फ्लैट मिरर होता है, ठीक है, उसको आप समतल दर्पण बोल सकते हैं, ठीक। समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को अपनी ऊंचाई के कम से कम आधे के दर्पण की जरूरत होती है। समतल दर्पण में अगर आप अपना फेस देखते हैं, अपना थोपड़ा देखते हैं, ठीक है, तो थोपड़ा देखने के लिए अपने से कम आधे ऊंचाई का आपको दर्पण का आवश्यकता पड़ते हैं। ये चीज़ क्या होता है, समतल दर्पण की विशेषता होते हैं, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब समतल दर्पण के पर प्रकाश पड़ने पर क्या इसके ऊपर में इफेक्ट दिखाई देगा, असर क्या दिखाई देता है। समतल दर्पण में क्या दिखाई थे, वो कल भी बताए थे, प्रकाश का प्रवर्तन का जो इफेक्ट हमको दिखाई दिया था, ये भी यहाँ पर बात कर लेते अच्छा रहेगा। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें के लिए
परावर्तन का कोण और आपतन का कोण क्या होता है, दोनों बराबर होते थे, जो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो बताया था आपको। वहीं आपतन कोण और आपतित किरण की सतह के समान के बीच के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज जो आपको जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो बताया था आपको, दो नियम होते हैं, सेम टू सेम इसी का जो है समतल दर्पण पे ही सेम कंडीशन बनते हैं, ये चीज होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं गोलीय दर्पण। ये जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का भी और आपके बोर्ड का भी एग्जाम में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त पूछते हैं और सब्जेक्टिव जो पूछते हैं तो पूछता ही पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक पहलू को यहाँ से देखते हुए चलेंगे। गोलीय दर्पण पर थोड़ा बात कर लेते हैं। गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, तथा जिसका एक सतह अवश्य क्या होना चाहिए? रजतीत होना चाहिए। रजतीत जो कल बोले थे कि नहीं कि कोई भी मिरर है जिसके पीछे में एक वलय लगा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? रजतीत होना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। ठीक, ये जो है आपको इमेज में हर एक चीज यहाँ पर पहलू में बताया गया है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं। एक मिनट, ये देख लिए, ये भी देखिए और ये भी देख, कौन सा मिरर कौन है सभी आपको जो है आगे आपको बताते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज होता है। ये आप जो देख रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हैं, यही क्या होता है? गोलीय दर्पण होते हैं। जो कि मान के चलिए एक गोला जो है एक दर्पण है, उसको काट के जो बनाएंगे उसी को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक, ये चीज होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण के अगर प्रकार के बारे में बात किया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, दोनों चीज यहाँ पर एक विशेष रूप में देखने वाले। ठीक है, अगर अवतल दर्पण का अगर बात किया जाए तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? धंसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। आप इमें परिभाषा में भी आप देख सकते हैं एज ए डिफिनेशन, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? धंसा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है दर्पण कैसा है? धंसा हुआ है। देखिए इस तरीके के जो है, ये देखिए ऐसा जो है दर्पण बनेगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अवतल दर्पण बनेगा, जिसका धंसा हुआ सिरा होगा। ठीक है, उसी तरीका से अगर उत्तल दर्पण का बात किया जाए तो उसका देखिएगा, उसका सिरा क्या होता है? उबड़ा होता है। यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसका पार्ट होता है? एक खोखले गोले का पार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब। ठीक है, हम बोल के आपको बताते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा होता है या उभरा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? धंसे होते हैं। वहीं अगर उत्तल दर्पण का बात किया जाए, उत्तल दर्पण में आपको पूछेंगे इसका परावर्तक सतह धंसा होता है या उभरा होता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? उभरा होता है। उत्तल मतलब उभरा, अवतल मतलब धंसा, ऐसा कंडीशन होता है। चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो किस टाइप का प्रतिबिंब उसके अंदर बनते हैं। ठीक है, हर एक पहलू के यहाँ पर देखेंगे, उत्तल और अवतल, क्योंकि गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोनों का भी कंडीशन हमको पता होना चाहिए अच्छा से, उसके बाद कोई भी कंडीशन यहाँ पर अच्छा से अच्छा बन पाएगा। ठीक है, फिलहाल आप सबको जो है बहुत सारे दिक्कत हो रहा है कि देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, लेक्चर को जो अटेंड तो जरूर करते हैं लेकिन चैनल को प्रमोट नहीं करते, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जरूर एक आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और भी हमको ज़्यादा क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, ऐसे ऐसे कंटेंट लाने के लिए, जो कि यूट्यूब पर पूरा ऐसा कंटेंट कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट सब है जो हाईलाइटेड भी है, वो एक लेक्चर, ठीक है, एक चैप्टर पार्टिकुलर चैप्टर का दे देता है, लेकिन पूरा का पूरा फ्री नहीं किया हुआ है, जिससे क्या होता है? उसको दिक्कत होता है। लेकिन आपको हर एक सेशन में यूट्यूब पर पूरा का पूरा फ्री मिलेगा मिथिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में अगर 12th का भी अगर बच्चे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी 12th का क्लास चालू हो चुका है। ठीक, तो उसको भी वो चीज़ देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, गोलीय दर्पण में किस टाइप का बनते हैं। तो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह बहुत ही अलग अलग तरीका के बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला देखिए, पहला में गोलीय दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस यानी अवतल दर्पण में
से होकर क्या होता है, जाती है, या मुख्य फोकस से होकर आती हुई उत्तल दर्पण में जाती है, ठीक है, या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को हम गुजारेंगे तो अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन मुख्य फोकस से हमको होकर जाते हुए प्रतीत हो, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उससे आते हुए प्रतीत हो, क्योंकि दोनों का क्या होता है, मान के चल इसको हम बनेंगे, इसको अवतल दर्पण बनेगा, इस साइड से जैसे उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बनेगा। तो दोनों का कंडीशन उल्टा हो, क्योंकि अवतल दर्पण अगर जाते हुए प्रतीत होगा तो इससे होकर आते हुए प्रतीत होगा, इससे होकर आते हुए प्रतीत होगा तो इससे होकर जाते हुए प्रतीत मिलेगा, दोनों का कंडीशन उल्टा हो जाता है, ठीक। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण, जब मुख्य फोकस से होकर जो बिंब जाते हैं अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण मतलब उत्तल दर्पण में, वह क्या होता है, दर्पण पर आपतित होती है, मतलब आती है, तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में जब क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो आपतित किरण होते हैं वह अवतल दर्पण पर आते हैं, और मुख्य बिंदु से होकर के जाने वाले जो किरण होते हैं उत्तल दर्पण। यह जब दोनों दर्पण का अगर देखा जाए तो दर्पण पर क्या होता है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, ये चीज होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ देखिएगा, गोलीय दर्पण में क्या होता है, मतलब कि अगला पॉइंट तीसरा में, जब वक्रता केंद्र में होकर जाने वाली अवतल दर्पण के जब वक्ता केंद्र में जब प्रकाश की किरण जाते हैं, वहीं अगर उत्तल दर्पण के भी वक्ता केंद्र में जब प्रकाश की किरण जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, किरण दर्पण पर आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाते हैं। तब सेम टू सेम कंडीशन क्या होता है, अपने ही मार्ग पर क्या होता है, लौट जाते हैं। आपको इमेज भी दिखाएंगे, बहुत ही स्पेसिफिक इमेज आपको बताने वाले, ठीक। इसके बाद चलिए अगला देखिए, यहाँ पर एक सेकेंड, ये आप कुछ इमेज देखिएगा, यही जो इमेज था अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण ये देखिए, ये समांतर आते हैं, टकरा करके क्या आते हैं, मुख्य फोकस से आपको दिखाई देते होंगे जाते हुए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो किरण आ रहे हैं इधर से, एक मिनट, ये जो किरण इधर से जो जा रही है, ठीक है, फिर इससे टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितना भी रे है इसका, जितना भी किरण है, सब तो क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजरते हुए निकल रहा है। यही चीज जो है आपको लैंग्वेज में भी दिखाई दे रहा था। यहाँ पर क्या होता है, उत्तल दर्पण सेम कंडीशन में क्या होता है कि जो भी किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, दर्पण के अक्ष के समांतर आ रही, वो क्या दर्पण से टकराकर वो क्या परावर्तित हो जा रही है, मतलब दूसरे तरफ भाग जा रहे हैं। जितना भी उसका किरण देख रहे हैं सब तो क्या होता है, दूसरे की तरह भाग रहे हैं। ये चीजें दोनों कंडीशन आपको इस वाले जो फिगर में, मतलब कि आपको इस स्टेटमेंट में आपको बताए थे, ये चीज इसी के अंदर आपको सभी चीज क्लियर हो चुका होगा, ठीक। अब चलिए चलते हैं हम किसके ऊपर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो इसके अंदर लिखा गया है, समझिए आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को जो है फॉर्मेशन बन सकते हैं, ठीक है, और इससे जो है आपको एग्जामिनर जो है एक एक ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर से पूछ सकते हैं। इसलिए इस वाले पोजीशन को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। बाद में इस लेक्चर को खत्म, जैसे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा सा सीरीज आएगा इस चैप्टर का, जो कि रहेगा उसका MCQ सीरीज। MCQ सीरीज बहुत ही बेहतर तरीका से उसमें चलने वाला है। चलिए फिलहाल इसका उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में यहाँ अंतर देखते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, ठीक। यहाँ पर चलिए हम साइड हो जाते हैं। एक तरफ उत्तल दर्पण लिखिए, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ आप उत्तल दर्पण लिखिए और एक तरफ क्या लिखना है, अवतल दर्पण लिखना है। यह दिखाई कुछ अच्छा से नहीं दे रहे हैं, चलिए अब दिखाई देगा। एक तरफ उत्तल दर्पण लिखिए और एक तरफ अवतल दर्पण लिखिए। चलिए हम टेबल का फॉर्मेशन इसी में कर देते हैं अच्छा से। बीच में क्या करना है, एक बीच में लकीर खींचना है आपको, ठीक है, जिससे क्या होगा कि दोनों चीज एकदम परफेक्ट आपको पता चले, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में सभी चीज आपको पता चल सके। चलिए अब अच्छा फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। इसी तरीका से आपको क्या करना है, एग्जाम में भी आपको लिख के आना अगर पूछेगा तो, ठीक है। चलिए अब अवतल दर्पण का अगर बात किया जाए
तो अवतल दर्पण में देखेंगे तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, आपको बताए थे एज ए डिफिनेशन में, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ था। ठीक है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या था, धंसा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अंदर कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया रहेगा धंसा होता है, बी में दिया रहेगा उबड़ा होता है, सी में दिया रहेगा दोनों टाइप का होता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानेगा हम, अवतल दर्पण में धंसा होता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण का बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह उबड़ा होता है। कैसा होगा, इसका परावर्तक सतह उबड़ा होता है। इसके बाद चलिए सेकंड नंबर अवतल दर्पण में चलते हैं। अवतल दर्पण में लिखा गया है इसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव पोजीशन, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब इसके पीछे की तरफ हमेशा बनेगा। फोकस दूरी कहाँ आता है, इसके हमेशा पीछे तरफ बनेगा। और उत्तल दर्पण का हमेशा कैसा होता है, दर्पण के हमेशा आगे तरफ बनेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको धनात्मक बोलते हैं, इसको ऋणात्मक बोलते हैं। मतलब अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, आपको धनात्मक दिखाई देगा। यह भी क्वेश्चन कितना बार नहीं पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन में देगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस में मारेंगे हम, अवतल दर्पण मारेंगे। वही अगर पूछ देगा ऑप्शन में, क्वेश्चन में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होते हैं, कितना बार पूछा भी गया है, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे हम, धनात्मक होती है। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको पॉइंट बना के चलिए। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला। इसमें हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में देखेगा, जैसे कि हम अभी सामने में अभी देख रहा है, तो जब इसका हम सामने से देखेंगे तो ये जो हमारे बायां हाथ, ये हमको कहाँ दिखाई देने लगा, दहिना दिखाई देने लगा। तो कब, तो हमको अवतल दर्पण में। लेकिन दाहिने वाला क्या होता है, बायां दिखने लगते हैं। बच्चे सब में ये चीज आप लोग जरूर इसको अनुभव किए होंगे, ये चीज होता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समझ गए कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इसके बाद लिखा है इसमें हमेशा वस्तु से छीटा लिखा गया, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा होता है, छोटा प्रतिबिंब। इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, मतलब कि अगर आप कितना भी अगर बड़ा दे दीजिएगा ग्लास, ठीक तो भी आपका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनाएगा। ठीक, इसमें जितना भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, छोटा होगा। अगर आप देखिएगा छोटा सा अगर शीशा क्या होता है, टूट जाता है, उसमें भी अगर आप अपना बाल को यहाँ पर झाड़ सकते हैं। इसलिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये जो है 4-4 पॉइंट, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन हुआ। ये 8 क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आप लोग अच्छा से गौर करके चलिएगा। फिलहाल हम एक बार फिर से साइड हो जाते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको राइट ऑन कीजिए। समझ गए। इसके बाद चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा देखना पड़ता है कि रियल में अच्छा से चल रहा है या खराब चल रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अभी शाम के जो है, दोस्तों, अभी जो है रात के 1 बज रहे हैं, उस टाइम में जो है आप लोग के लिए लेक्चर का हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, हर दिन जो है मेरा ऑफलाइन सेंटर रहता है। वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर पर आपको 5वीं से क्लास चलता है 12वीं तक के। हम स्पेशल साइंस पढ़ाते हैं, 12th का भी बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं वहाँ पर। और एक और सर है जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, उस सर भी आप लोग के बीच में कभी कभी क्लास लेने के जरूर आएंगे। ठीक है, वहाँ भी सभी चीज़ व्यवस्था किया। हमारे टोटल 3 जो है ब्रांच हैं। ठीक है, तीनों ब्रांच पर अच्छा खासा विद्यार्थी है। तो आप लोग को कोई भी चीज़ यहाँ पर रिजल्ट के लिए आपको सोचना ही सोचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेशन है तो थोड़ा स्टूडेंट को लगता है भाई किस तरह का पढ़ाएगा, तो आप लोग को उसके बारे में थोड़ा सा भी एक सिंगल पॉइंट भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वालिटी पर ही हमेशा विश्वास रखते हैं, न कि इधर उधर अलंग फलंग पर, जो कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। ठीक, अब चलिए ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव भाई, इसमें से बहुत सारे आदमी को ध्रुव नाम भी रहता है। ध्रुव का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका नाम हो गया। ध्रुव ये होता है कि दर्पण का क्या होता है, एक ध्रुव होता है, जिसको किससे सूचित करते हैं हम, कैपिटल पी से। किससे सूचित करेंगे, कैपिटल पी से, न कि आप स्मॉल पी बोल सकते हैं। अगर स्मॉल पी बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, तो फिर आप लेते रहिएगा। ठीक है, तो ध्रुव को हम किससे सूचित करेंगे, कैपिटल
पी से सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए एज ए डिफिनेशन इसको देख लेते हैं। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोल सकते हैं उसको हम ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। मान के चलिए हमारे पास यही एक दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण के सेंटर में आप देखिए यहां पर, एक सेकेंड, चलिए ये जो है इसका ये सेंटर हुआ, ये जो सेंटर हुआ इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसका ये और इसका, आप लोग को दिखाई देता होगा अच्छा से। ठीक है, चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो है इसका क्या हो गया, यही चीज क्या है, इसका ध्रुव है। इसको क्या बोल सकते हैं, ध्रुव बोल सकते हैं। ये जो बीच का जो पोजीशन है उसी को हम क्या बोलते हैं। अब चलो इसको जो हम इस कलर करते हैं, ये जो आपको दिखाई देता है बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। यही दर्पण का ध्रुव होते हैं। ध्रुव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो इसको किससे सूचित किया जाता है, इसको किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल पी से। यहाँ पर हम लिख भी दिए, इसको कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। चलिए अब चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, आगे पॉइंट पर, फोकस या मुख्य फोकस आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस या मुख्य फोकस। ठीक, पहले इसको एज ए डिफिनेशन इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए दिक्कत यह है कि यहाँ घर से ही हम आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, बात यह है कि कोचिंग पर डिजिटल बोर्ड लगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा कोचिंग का ही रहेगा। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, दिक्कत हो जाता है क्योंकि क्लास चलते चलते 1 बज जाता है। वहाँ पर फिर पेट का भी भैया भूख है, सवाल है। ठीक है, तो पेट को भी भोजन चाहिए, तभी आपको फिर अगला कदम में आपको जो है मौका देता है कि भाई आप खाइए, इसके बाद जो फिर से अगला क्लास लीजिए। फिर क्या होता है, 3 बजे से फिर क्लास चल जाता है, 8 बजे रात तक मेरा ऑफलाइन सेंटर पर ही क्लास चलता है, इसलिए रात को हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, इसलिए दिन को टाइम नहीं मिलता। लेकिन स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए हम कोचिंग से ही करेंगे। ठीक है, अब चलिए मुख्य फोकस का बात करेंगे। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन और परावर्तन के बाद जिस परावर्तन या अपवर्तन के बाद, इसमें कुछ मिस्टेक लिखा गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के विशेष बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इसको किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से देखिएगा, मुख्य फोकस को किससे हम सूचित करेंगे, कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। ठीक है, अब चलिए मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, एज ए डिफिनेशन तो हम देख लिए। अब इसका इमेज हम बात करते हैं। चलिए ये देखिए, ये है इसका इमेज है। ठीक है, ये चीज देखिए, दर्पण के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ पे लिखिए मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, यही सेम क्वेश्चन हुआ। ठीक है, मुख्य अक्ष जो हुआ ये चीज है, इसका क्या है, अगर इसमें देखा जाए, एक मिनट, अगर इसमें देखा जाए, चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये जो बीच का जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश के किरण आ रहे हैं, चलिए एज ए इमेज में भी देखिए, ये जितना भी प्रकाश के किरण आ रहे हैं, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस भी मुख्य बिंदु पर आकर के वे परावर्तित होकर या परावर्तित हुए हमको प्रतीत होती है। यहाँ देख सकते हैं, है कि नहीं, सेम जैसे कि आपको आपको जो है एज अ डिफिनेशन में आपको हम बताए थे, सेम इमेज में। ठीक है, देखिए सेम कंडीशन बन गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो मेन पॉइंट यहाँ बन रहा है, जहां पर सभी चीज क्या करते हैं, कट रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं या फोकस बोलते हैं उसी को। सेम कंडीशन आपको अवतल दर्पण में भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, ये क्या होगा, एक रेकरिंग के थ्रू यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी और ये भी दर्पण के समांतर जो आती हुई प्रकाश की किरणें यहाँ पर क्या होता है, मिलती हैं।
एक मिनट, ये जो आप देख सकते दूसरे कलर हम दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिखाई देते हैं जहाँ पर आकर के मिलेगी, ठीक है, परावर्तन के बाद कहाँ मिलते हैं वहीं को क्या बोलते हैं हम मुख्य फोकस बोल सकते हैं। इमेज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपके सामने जो है पूरा कंफर्म होकर के बना दिए हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस से किसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। चलिए ये सिचुएशन जो था आपको कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में लिखा गया फोकस दूरी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लिखा गया है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। और इसको भी क्या सूचित है, कैपिटल एफ से सूचित ही किया जाता है क्योंकि फोकस ही फोकस है। चलिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव, इसको हम क्या माने थे, चलिए यहाँ पर हम क्या माने थे, इसको थोड़ा इसको मोटा किया जाए। यहाँ पर हम क्या माने थे, इसको दर्पण का ध्रुव माने थे। ये चीज क्या था, दर्पण का ध्रुव था, और ये चीज क्या था, फोकस दूरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको हम क्या बताए थे कि ये यहाँ से रेकरिंग की तरह जो है लाइट का वेव आएगा, क्या आएगा, लाइट का वेव आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइट का वेव आता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये क्या प्रदर्शित होती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये जो ध्रुव हुआ, ध्रुव से लेकर के और इसके बीच के दूरी को, ये जो आपको दिखाई देता होगा इमेज में, आपको दिखाई देता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को क्या बोल सकते हैं, उसको फोकस दूरी बोल सकते, क्योंकि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते अगला पॉइंट पर। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, वक्रता त्रिज्या का मतलब मान के चलिए जैसे कि आपको गोलीय दर्पण अभी चल रहा है, तो गोलीय दर्पण क्या बोलते हैं, खोखले गोले का भाग होता है। अगर गोला कंडीशन बन रहा है तो उसमें क्या होगा, सेंटर से लेकर के आपको वृत्त के कॉर्नर तक के पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। यही चीज इसमें भी लिखा गया है। दर्पण के ध्रुव और लिखा गया है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, बत्ता लिखा गया है, वक्रता केंद्र होगा, क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर हम एक इमेज बना रहे हैं आप लोग के लिए। ये मान के चलिए क्या है, एक सर्कल क्या है, एक खोखले गोले का भाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा, यहाँ पर क्या बोल सकते थे हम, ध्रुव का नाम यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर क्या था, ध्रुव का कंडीशन था, बीच में यहाँ पर क्या था, ध्रुव था। और ये ध्रुव से लेकर के यहाँ तक की दूरी के वक्रता केंद्र, ठीक है, इसके दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक, यही चीज इसको आप इमेज में भी आप देख सकते हैं। ये जो इमेज हम आपको बताए थे, ठीक है, इसके बीच की दूरी की, इससे गोला हो जाएगा, तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब चलिए दर्पण का वक्रता केंद्र हम किसको बोलते हैं। ठीक, चलिए मान के चलिए गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का जो भाग होते हैं उसके केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। ये चीज जैसे कि अभी भी हम एक इमेज बनाए थे, ये चीज जो होता है, ठीक, इसके जो सेंटर होते हैं, सेंटर वाले पोजीशन, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल सी से सूचित करते हैं। यही क्या होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र होते हैं। यही चीज था आज के इस लेक्चर में, समझ गया ना। चलिए जितना भी कंसेप्ट था, ठीक, आज के, क्योंकि लेक्चर जैसे कि आप लोग को बताए थे कि ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा नहीं करते, ज़्यादा लंबा होता है तो क्या होता है, स्टूडेंट सबको थोड़ा तकलीफ होने लगता है। ठीक, तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि बोरिंग थोड़ा, 10वीं का स्टूडेंट है, बोरिंग थोड़ा ज़्यादा फील होता है, इसलिए लेक्चर को थोड़ा ही छोटा रखते हैं। चलिए यही चीज़ था आज के लेक्चर में, और इस लेक्चर को थोड़ा अच्छा से देखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर से पहले जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया उसको और भी अच्छा से देखिए, इसके बाद इसको देखिए, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते चलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।
अगले कंसेप्ट के साथ अगला जो लेक्चर होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें आपको किरण आरेख के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो किरण आरेख भी आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छा से देखिएगा। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में अगले अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय बच्चों। तब तक मन से पढ़ते रहिए। चलिए।